तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के तत्व, ये इंटर का एक टॉपिक है, आपका पार्ट है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें दो पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है इसका कंबाइंड लेसन है आपका, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये दोनों का जो प्रश्न आता है ये लगभग 6 से 7 नंबर में आपका पूछा जाना है। तो आज की क्लास में हम लोग ये थोड़ा वीडियो लेंथी भी अगर हो जाए तो इसमें हम डी ब्लॉक से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जितना प्रश्न आपका बनना है, ये मैं इसी वीडियो में क्लियर करूँगा आपको। यहाँ से रिएक्शन वाला पार्ट छोड़ करके जितना थ्योरेटिकल मटेरियल है वो मैं अभी यहीं पर क्लियर करूँगा इसी वीडियो में। एफ ब्लॉक के लिए अलग से वीडियो आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते क्या हैं, आवर्त सारणी में ये कहाँ पर रखे गए हैं। इनका दूसरा नाम भैया ट्रांजिशन मेटल्स है, संक्रमण धातुएं या संक्रमण तत्व। अब देखिए डी ब्लॉक के हैं तो ये क्यों डी ब्लॉक के हैं, इसका कारण क्या है। ये आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं। इनकी परिभाषा जब हम कहते हैं, अब आवर्त सारणी हम अगर देखें तो कुछ इस तरीके से, आवर्त सारणी की बात जैसे आया करे तो दिमाग में तुरंत ये वाली बात ले आया करिए। आवर्त सारणी इस तरीके से, यहाँ हमारा एस ब्लॉक, ये हमारा पी और एफ यहाँ पर अलग रखा हुआ है इस तरीके से एफ, और ये जो इतना है हमारा ये डी ब्लॉक है। तो हम कहेंगे कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, और एग्जाम का टाइम है, फर्जी की कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे, जितना पुराना पढ़ा हुआ है बस केवल वही पढ़ेंगे, नई चीज़ अब नहीं पढ़ना है एग्जाम के समय। पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एग्जाम से पहले, ज़्यादा पहले की बात, तो कोई समस्या नहीं, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, कॉमा लगा के लिखिए, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। चूंकि ये सभी तत्व एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य रखे गए हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण धातुएं या संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इतनी बात आप लिखेंगे। अगर आपसे पूछ ले डी ब्लॉक के तत्व क्या है, कभी कभी पूछता है कि डी ब्लॉक के तत्व क्या है तथा इन्हें संक्रमण तत्व या संक्रमण धातुएं क्यों कहा जाता है, तो आप परिभाषा लिखिए, बता दीजिए ये इनकी और इनके बीच में, इसलिए इनको क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहेंगे। अब बात आती है डी ब्लॉक के तत्व जो हैं, इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये प्रथम श्रेणी है, ये द्वितीय श्रेणी है, ये तृतीय श्रेणी, ये चतुर्थ श्रेणी। 3D सीरीज भी कह सकते हैं, 4D, 5D, 6D। अब ये 3 क्यों कहा भैया, ये है प्रथम श्रेणी लेकिन कह रहे हैं 3D सीरीज, इसका कारण क्या है। इसका मतलब ये है कि जो आपका इस, पहले ये जान लेते हैं इसमें है कौन कौन से, फिर जानते हैं कि 3, 4, 5, 6 क्यों लिखा हुआ है। 3D श्रेणी, ये जो हमारी सीरीज है ये कहाँ से, स्कैंडियम 21 से, यानी स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के जिंक तक जाएगी। इसके बाद जिंक 30। 4D सीरीज जो है यट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक। इसी प्रकार 5D में लैंथेनम आता है, लैंथेनम के बाद कुछ 14 तत्व गायब हैं, वो आपके अलग रखे गए हैं। इसके बाद हाफनियम 72 से 80। इसी प्रकार एक्टिनियम है यहाँ पर 89, फिर रदरफोर्डियम से शुरू है 112 तक जाएगा। अब देखिए ये 3 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम इसके अनुसार इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो देखते हैं क्या आता है। मैं इसका 1-2 का आपको एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे स्कैंडियम Sc लिखा है 21, ये लिखते चलेंगे आप, तो यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ तक कितना आएगा आपका, 18 आ जाएगा। किसका, आर्गन का, आर्गन का 18 आ जाएगा, तो अक्री गैस का 18 आ गया। 18 यहाँ पर होता क्या है, 3p6 कंप्लीट हो गया। 3p के बाद आप बाबू कहता है कि आप क्या भरिए, 3d छोड़ दीजिए और 4s भरिए। तो यहाँ हम करते क्या, 3d छोड़ देते हैं और 4s भरते हैं, तो यहाँ 18 हो गए, भरना है 21, तो 18 2 20 और 1 21। इसी प्रकार जब इसमें जाएंगे, अब देखिए स्कैंडियम 21 श्रेणी प्रथम है, श्रेणी आपकी क्या है, प्रथम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गया है 3d में। इसी बात से हम ऊपर वाले का सत्यापन भी कर सकते हैं। किस प्रकार, 4s2 तो ns2, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। यहाँ लिखा n-1, यानी जितना यहाँ होगा उससे 1 दर्जा कम होगा। यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है। इसी प्रकार से अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ 4 होगा। ये जो 4D सीरीज है, इसके जितने भी तत्व हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे तो सबका कितना आएगा, यहाँ पर आता रहेगा आपका, इसमें 3d1 आया है, इसका आएगा आपका 4d1, 5s2, इस तरीके से आएगा। इसका अगले वाले का आ जाएगा, फिर इसी तरीके से कर सकते हैं आप। तो ये एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये सीरीज जान गए कि ये 3 ही क्यों लिखा, 3 इसलिए लिखा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा।
इसका इलेक्ट्रॉन 4d में पहला जाएगा, इसका 5d में जाएगा और इसका 6d में जाएगा। प्रथम श्रेणी कहा था, अब आप ये कहते हैं यहाँ 1d क्यों नहीं है, द्वितीय श्रेणी में 2d क्यों नहीं। एक बात और बता दें, अफबाउ के नियम में प्रथम में 1 नंबर ऑर्बिटल में आप देखिए कहीं d नहीं है, केवल 1s है उसमें। 2 नंबर ऑर्बिटल में आप देखिए केवल 1s और 2s है, 2 ही है। 3 नंबर में आपको 1s 2s और 3s मिलता है, 3s भी मिलेगा, 1s भी मिलेगा, 2s भी मिलेगा और यहाँ पर 2d भी मिलेगा, 2d नहीं मिलेगा, 3d मिलेगा, 3p मिलेगा। ठीक, तो ये देखिए 3 से ही सारे मिलना स्टार्ट होते हैं और 3 में f नहीं होता है, ये भी खास बात है। 4 से f शुरू होता है। तो यहाँ इधर की बात इतनी हो गई। अब बात आती है गुणधर्म इनके क्या होते हैं, कभी कभी पूछता है। हालांकि इधर की बात ये ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे, अगर पूछेगा तो यही प्रश्न कि डी ब्लॉक के तत्व क्या है। अगर हम लिखें सबसे इंपॉर्टेंट इधर का जो क्वेश्चन है इतने पार्ट का यही है कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं, किन्हें कहते हैं एवं इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। ठीक, तो ये वाला प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है अगर इधर पार्ट से आए। लेकिन ज्यादातर ये प्रश्न पूछता है कि भाई डी ब्लॉक में आप बताइए इसका 1-2 भौतिक गुण बताइए। आयनन एंथैल्पी क्या होगी, इधर से इधर जाएंगे या ऊपर से नीचे जाएंगे। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो क्यों होती है ऑक्सीकरण अवस्था, इसकी बदल क्यों जाती है। रंगीन बनाएगा कि रंगहीन आयन बनाएगा, उत्प्रेरक गुण है कि नहीं है, चुंबकीय गुण है, संकुल यौगिक क्या होते हैं, वो ये ज्यादा बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ की बातें हम लोग यहाँ समझते हैं, ज्यादा गुण नहीं है। 4 इधर लिखे हुए हैं, 5, 4 इधर लिखे, 9 गुण है। ये 9 समझ लेंगे अगर तो आपका इतने में से थ्योरेटिकल प्रश्न अगर बनेगा तो इनमें से ही बनेगा, बाहर से नहीं आएगा, गारंटी। भौतिक गुण का मतलब जो हमको देख करके जान मिल जाए, जैसे ये जितनी भी धातुएं हैं इन धातुओं की खासियत ये होती है डी ब्लॉक की, और ये जान लो धातुएं ही सभी हैं। धातुओं की खासियत ये है कि वो तन्य होती हैं, तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब होता है कि धातुओं को पीटिए, तार खींच दीजिए, इतने महीन तार खींचे जा सकते हैं। इस वाले गुण को क्या कहेंगे, धातुओं का तन्यता का गुण। एक होता है आघात वर्धनीयता का गुण, वो भी भौतिक गुण के अंतर्गत ही आएगा। आघात वर्धनीयता का मतलब आघात करें, इनकी पिटाई करें, पीटें तो बहुत ही पतली पतली महीन महीन सी चादर के रूप में बना सकते हैं। तो इस गुण को धातुओं की आघात वर्धनीयता कहते हैं। इनमें चमक भी पाई जाती है। जितनी डी ब्लॉक के तत्व हैं आपके धातुएं हैं, क्या पाई जाएगी, चमक। क्यों, क्योंकि ये भौतिक गुण हम दिखा रहे हैं। तो एक है आपका कौन सा, तन्यता हो गया, और क्या हो गया, आघात वर्धनीयता हो गया, और एक क्या हो गया, चमक हो गया। ज्यादातर धातुएं जो होती हैं वो सुचालक होती हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व भी ज्यादातर क्या है आपके, विद्युत के सुचालक हैं, ऊष्मा के सुचालक हैं, इस प्रकार। ठीक, अपवाद 1-2 होते हैं, छोड़ देते हैं। ज्यादातर धातुएं जो है बिल्कुल कठोर होती हैं, ठोस होती हैं। अपवाद इसमें भी है, ये मरकरी, ये द्रव धातु है। तो एक गुण हम लोगों ने ये वाला खत्म किया। अब देखिए दूसरा गुण अगर देखें, परमाणविक या आयनिक त्रिज्या क्या होती है, तो ये आवर्तिता के बारे में है। हम ऊपर आवर्तिता एक बार लिख भी देते हैं, मतलब आवर्त में कैसे ये घटता और बढ़ता है। आवर्तिता, इधर से उधर ये कैसे घटेगा कैसे बढ़ेगा। परमाणु की त्रिज्या दाएं से बाएं जाएंगे तो घटेगा या बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा या बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा। परमाणु की त्रिज्या समझ जाए, आयनिक त्रिज्या समझने में कोई देर नहीं, दोनों एक ही बातें हैं। परमाणु बनाम आयन बनाम। एक बात आप ये याद रखिएगा, ऊपर से नीचे के लिए मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल कंफर्म वही याद कर लीजिए, भूलेंगे नहीं जिंदगी में। ये देखिए ऊपर आप ये मान लीजिए आप राजस्थान गए हैं और राजस्थान में जो महिलाएं पानी लेकर के आ रही हैं, कुछ बड़ी मटकी के ऊपर छोटी मटकी, फिर उसके ऊपर उससे छोटी, उसके ऊपर उससे छोटी, इस प्रकार की। तो ये देखिए ये बड़ी मटकी है, इसके ऊपर छोटी मटकी है, और छोटी है, और छोटी, और छोटी, और छोटी। ये आपको दिख रहा हो, मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे। देखिए सबसे ऊपर जो लिखा होगा वो छोटा सा होगा, छुटका सा, उसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा, फिर उसके थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, नीचे बढ़ते जाएंगे साइज आपका बढ़ता जाएगा। सिर पे बिल्कुल वही वाला सीन लगी, देख लियो मैं। बिल्कुल इसी तरीके से परमाणुओं का आकार बढ़ता है। जो आवर्त सारणी में सबसे ऊपर रहा होगा उसका आकार थोड़ा छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे नीचे सबसे बड़ा।
तो डी ब्लॉक के तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या क्या होती, बढ़ती जाती है। इधर से इधर चलेंगे तो क्या होगा, इधर से इधर चलेंगे, इधर से इधर में ही तो खास बात है। इधर देखिए, परमाणुविक त्रिज्या डी ब्लॉक के तत्वों में प्रारंभ में जो है वो घटती जाती है। क्या होती है, घटती है। तो भाई क्यों घटती है, अभी बता रहा हूं। तो पहले क्या होती है, घटती है, इसके बाद स्थिर हो जाती है, और इसके बाद थोड़ा सा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वो भी कैसा, हल्का सा। ये क्या कारण है, ये देख लीजिए, बहुत आसानी से, बहुत आसान बात है। शुरू में घटी है, फिर थोड़ी देर रुक गई है, ना घट रही ना बढ़ रही, फिर थोड़ी देर बाद क्या हो गई है, हल्का सा बढ़ गई है। ये कारण क्या है। अच्छा ये देखिए, मान लिया इसी का हम एग्जांपल लेते हैं, इसको इधर मिटा देते हैं, स्कैंडियम वाला है। अगर देखें, या देखिए स्कैंडियम का 21 है, मान लिया यहाँ पर एक 21 प्रोटॉन वाला कोई नाभिक है। 3D सीरीज मतलब तीनों में त्रिज्याएं तो 3 ही होंगी। 4D ले लेंगे तो उसमें भी तो, जिसमें 4 है उसमें 4 ही तो होंगी। 5D में 5 ही तो होंगी। तो 1 कक्षा, 2 कक्षा और 3 कक्षा। इसी प्रकार से 21 प्रोटॉनों वाला जो नाभिक है, 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, और यहाँ पर 21, 1 2 3। यहाँ 21 वाला हम ले लिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो यहाँ पर हम कौन सा ले लें, 25 वाला ले लें। 21 से 30 के बीच 25 भी आएगा। और यहाँ पर हम क्या ले लें, जिंक ले लें, 30 वाला ले लें, 25 मैंगनीज है। तो ये स्कैंडियम का है, Mn का है, Zn का है। ये देख लीजिए आप कि क्यों हुआ। उसके अनुसार पहले इसकी त्रिज्या थोड़ा कम होनी चाहिए, ये स्थिर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कारण क्या है, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ पर इधर तो सब फुल ही है आपका। ये वाला जो है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा था 1। 25 में जब जाओगे तो इसमें 5 हो जाएंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ 21 प्रोटॉन वाले नाभिक को 3 ही त्रिज्याएं खींचनी है, तो मतलब बहुत ही आसानी से खींच लेगा। और अंतिम कक्षा ही निर्धारित करती है परमाणु की त्रिज्या कितनी, बहुत आसानी से खींच लेगा। मतलब क्या होगा, अंदर की तरफ दब जाएगी तो ये यहाँ पर आ जाएगी, तो त्रिज्या इसकी कम हो जाएगी। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कक्षाएं 3 ही है, कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ी, बस क्या है इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़े, लेकिन पावर नाभिक की जो है वो 25 हुई, प्रोटॉन 25 हो गए। यहाँ 21 लोग मिलकर के उधर बाहर वाले खींच रहे थे, यहाँ 25 लोग मिलकर के बाहर वाले खींच रहे हैं। मतलब यहाँ पर पहले की अपेक्षा त्रिज्या थोड़ा सा बढ़ गई होगी। ये होता क्या है, 24 से लेकर के 26-27 तक स्थिर रहती है, ज्यादा नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती है, क्योंकि ये वाले भी धक्का देने लगते हैं। जितना ये इसको खींचते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे, ये इसको धक्का देते, कहते नहीं भैया दूर दूर, तो ये आ नहीं पाता है, ये होता है। अब देखिए, लेकिन हाँ ये भी बात समझ लीजिए कि बाद में हल्का सा बढ़ेगी तो वो क्यों, यहाँ देखिए ये इनको रिपल करने लगते हैं, आवरण प्रभाव एक तरीके का। और ये वाले इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे और नाभिक इसको खींचेगा, तो क्या होगा, एक लोग खींच रहा है, एक लोग दबा रहा है उसको, तो उतने पर ही रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा। यहाँ पर इनका बल और इनका बल बराबर हो जाता है। जिंक 30 में देखिए, यहाँ पर आपके यहाँ 5 ही थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें भी 2 है, इसमें 10 हो गए, जगह जगह पूरे इलेक्ट्रॉन बने। पावर तो जरूर इसके पास 30 की है, कक्षाएं भी 3 ही खींचनी, लेकिन बाहर की जब ये कक्षा खींचने चलता है तो ये इलेक्ट्रॉन तो खींच लेता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन 10 है संख्या में, ये 10 के 10 बाहर वाली कक्षा पर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बल लगाते हैं, तो ये हल्का सा धक्का दे देते हैं। यहाँ 5 लोग ही थे, धक्का नहीं दे पाए, यहाँ 10 लोग थे, धक्का दे देंगे। मतलब ये त्रिज्या यहाँ की बजाय थोड़ा यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही मैंने लिख रखा है, पहले घटेगी, स्थिर हो जाएगी, फिर हल्का सा बढ़ जाएगी। ये याद रखेंगे, आपको लिखना है बिल्कुल इसी प्रकार से। परमाणु त्रिज्या पूछिए क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे बढ़ेगी घटेगी। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, आयनन एंथैल्पी अगर आप ये समझ पाए हैं, ये जान गए, तो इसी से संबंधित ये है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। परमाणुीकरण या आयनिक की त्रिज्या क्या होती है, जितनी त्रिज्या अधिक होगी आयनन एंथैल्पी का मान उतना ही कम होगा। ये देखिए, जैसे कि हम आपको ये बता दें, त्रिज्या अधिक होगी मतलब नाभिक से दूरी ज्यादा होगी, जितना ही नाभिक से ज्यादा दूरी होगी उतना ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन चुराने में हमको आराम रहेगी, हमको कम ताकत लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन चुरा ले जाएंगे। और जितना यहाँ पर कम होगा, वहां पर मान लो यहाँ इतनी दूर थी, यहाँ इतने दूर है, यहाँ हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, तो इसकी आयनन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जिसकी त्रिज्या छोटी उसकी आयनन एंथैल्पी क्या, बोलो जल्दी से, जिसकी त्रिज्या छोटी उसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी त्रिज्या बड़ी उसकी आयनन एंथैल्पी कम हो जाएगी। अब देखिए
त्रिज्या हम लोग देखें इधर कम, घटी, स्थिर हो गई, बढ़ गई। तो जहां त्रिज्या कम तो आयनन एंथैल्पी पहले ज्यादा होगी, थोड़ा रुक जाएगी, इसके बाद आयनन एंथैल्पी का मान थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक, ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था क्या होती है? इनकी आक्सीकरण अवस्था बदल जाती है। अब भाई ये बदल क्यों जाती है? मान लो हम इसी में से किसी का उदाहरण ले लें, जैसे 3D6 है, 4S2 है, एकदम 6 2 8 और 18 8 26, यानी ये Fe का रहा। Fe का रहा। Fe में होता क्या है इस प्रकार से, +3, जैसे Fe में हम ले लें तो देखिए 1 2 3 4, तो S में तो इतने हैं पूरे, इसमें 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब देखिए Fe में या तो ये बाहर का भी इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, निकाल सकता है, तो +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल दिए तो आपका बना दिए Fe+2 बना दिए। अब देखिए यहाँ पर ये देखो, आप ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं पहले वाले परमाणु संरचना वाले पार्ट में कि अर्धपूरित या पूर्णपूरित उपकोष अत्यधिक स्थायी होते हैं। तो ये ना तो अर्धपूरित है और ना ही पूर्णपूरित है, ये फर्जी का इसमें घूम रहा है, तो ये इसको भी निकाल देता है। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, यानी Fe पर 3+, तो ये देखो 2 भी करता है 3 भी करता है। एक तो ये कारण है परिवर्ती आक्सीकरण प्रदर्शित करने का। दूसरा कारण आप लिखेंगे क्या? लिखेंगे ये कि डी ब्लॉक के तत्वों में एस कक्षक और डी कक्षक के मध्य ऊर्जा का अंतर अत्यंत कम होता है, इसलिए दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में हिस्सा ले सकते हैं, इसलिए ये परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये लिख लेंगे आप। अब बात आती है रंगीन और रंगहीन आयन क्यों बनाते हैं। एक बात आपको बता दें, बहुत लोग रटते होंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 कि भाई इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से किसी का भी है, मान लेते हैं किसी का है। अब कुछ लोग कहेंगे इसको देखो क्या है, ये रंगीन है। कहीं कहीं ऐसा अगर आपको मिल जाए सारे के सारे भरे हुए हैं तो कहेंगे भाई इसको देखो ये रंगहीन है। तो क्यों रंगहीन है आप ऐसे जान लीजिए, इसको और दूसरा वाला चुंबकीय, ये वाला एक ही बात से समझिए, बेहतरीन समझ में आएगा। अब मजेदार बात है, थोड़ा ध्यान देंगे, हंसेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन है आपके, ठीक, 1 2 3 4 5, ये जोड़े में है, ये भी जोड़े में है, और ये कैसा है, बेचारा अकेला है, सब अकेले। जोड़े का कहने का मतलब है इनका शादी विवाह हो चुका है, इसका भी हो चुका है, ये बचा है। अच्छा ये बताइए आप, जिनका शादी विवाह हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है वो परेशान रहा होगा आजकल के ज़माने में कि भैया जल्दी कहीं हो शादी, इसलिए ये परेशान रहा होगा विवाह करने के लिए, मतलब तरह तरह के रंग दिखाएगा। कहीं उधर विद्यालय के सामने खड़ा है, कहीं लखनऊ जा रहा है, कहीं अपाचे से जा रहा है, कहीं फटी जीन्स पहन के जा रहा है, इस तरीके से मतलब क्या है, नए नए ये रंग दिखा रहा है। तो भैया आप लोगों का मन है, मन करता है तो भाई मन इनका भी करेगा। तो ये क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, रंग दिखाते हैं, तरह तरह के रंग दिखाते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, रंगीन। अब थोड़ी बात वहां पहुंचे जो आपकी कॉपी में गुरुजी ने लिखा है। कॉपी में गुरुजी ने ये लिखाया है कि जब भी आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखे तो हम कह देंगे रंगीन है। तो अभी तक रटते थे कि अयुग्मित ही रंगीन, तो भैया का है रंगीन, जब तुम्हारा मन तो उसका मन। ये देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो हम क्या कह देते थे, रंगीन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो क्या है, रंगीन। देखो अयुग्मित है, 1 2 3 तो अयुग्मित है, मतलब इनका जोड़ा अभी नहीं बना तो ये रंगीन है। ये देखिए ये रंगहीन है, सबका जोड़ा बना है। अगर अब ये रंग दिखाएं किसी को तो घर में पकड़ के मारे जाएंगे, वाइफ कूट देगी। मतलब क्या है, ये रंगहीन है, इसलिए ये कहीं से आपको रंग नहीं दिखाएगा, बिल्कुल डाइल्यूट होकर घर में बैठेगा। तो गुरुजी ने ये लिखाया है कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर लिखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, तो कैसा होगा आपका, रंगहीन, ये हो जाएगा। इन्हीं दोनों बातों से हम चुंबकीय गुण जानते हैं। अच्छा देखिए अयुग्मित है मतलब इस तरीके का है, जोड़ा नहीं बना है, रंग दिखा रहा है, उसकी इच्छा क्या है, क्या जानते हैं आप, वो कहीं जुड़ना चाह रहा है, कहीं जा करके जुड़ना चाह रहा है, किसी से बॉन्ड बनाना चाह रहा है। मतलब क्या है,
चुंबक की तरीके से जा रहा है और चिपक लेंगे। मतलब क्या है, ये चुंबकीय गुण दिखा रहा है। इसका मतलब कौन से, जो रंगीन होते हैं वही चुंबकीय गुण दिखाते हैं कि चुंबक की तरफ जाएंगे, मतलब अनुचुंबकीय होंगे। अनु मतलब आगे की ओर, चुंबक की तरफ जाएंगे, अनुचुंबकीय हो गया। तो अनुचुंबकीय में गुरुजी ने यह लिखाया है कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कैसा रहा होगा, अनुचुंबकीय रहा होगा, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसा रहा होगा, प्रतिचुंबकीय रहा होगा। जैसे अयुग्मित को है ही नहीं, सबका जुड़ा बना है, कहीं कुछ देखेगा तुरंत भाग जाएगा, भागेगा नहीं, कोई शिकायत करेगा तो मार खाएगा। ठीक, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चुंबकीय गुण में जो है वो क्या है, एक बात आती है, कभी कभी पूछता है कि आपको एक कोई तत्व दे देगा और कहेगा इसका चुंबकीय आघूर्ण बताइए। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो आप नोट कर लीजिए, √n+2, मात्रक होता है Bm, बोर मैग्नेटॉन, और जहां पर n बराबर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ही चूरन सा एक न्यूमेरिकल भी आता है, आप लोग को अगर समस्या होगी तो कमेंट करिएगा, मैं न्यूमेरिकल पर भी एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब एक बात आती है उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण क्या होता है, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का मतलब किसी भी रिएक्शन में स्वयं भाग नहीं लेंगे, खाली रिएक्शन को करा देंगे और चुपचाप निकल लेंगे। रिएक्शन हल्की सी ये करा देते हैं कि भैया रिएक्शन हो जाए जल्दी से, आप देखिए, और स्वयं भाग नहीं लेते। तो ये ऐसा, इनमें कौन सी खास चीज है कि ये उत्प्रेरकीय गुण हो जाते हैं। आप लोगों ने उत्प्रेरक पढ़ा होगा, लेकिन शायद अब की बार ये हट ही गया है, अब की बार नहीं है। जो लोग एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए शुरू में जुलाई वगैरह में पढ़ लिए होंगे गलती से, उनके पास होगा ये। तो उत्प्रेरक में ये आप लोग जानते हैं कि जहां पर मुक्त संयोजकता ज्यादा होती है वहां पर उत्प्रेरक गुण वो वाला चीज ज्यादा दिखा देता है। अब देखिए डी ब्लॉक के तत्वों में अधिकांश यहाँ पर डी ब्लॉक खाली पड़ा होता है। जैसे 3D है, 1-2 इलेक्ट्रॉन है, डी पूरा खाली पड़ा हुआ है। चौथी कक्षा स्टार्ट हो गई है 4s, तो 4s में 4D भी तो होता है, आगे का डी पूरा खाली पड़ा है। ये समझ सकते हैं आप कि उत्प्रेरकीय गुण है। उत्प्रेरकीय गुण कैसे, कि अपना ये जो है ऑर्बिटल दे देता है किराए पर कि आओ भाई इन ऑर्बिटलों में अपनी अपनी बॉन्ड बनाओ। ठीक, देखिए वहीं पर उसने किसने कहा था, आपने उसमें वीवीटी में ध्यान दीजिए, वहां पर संकुल यौगिक वाले पाठ में यही तो कहा गया था, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त डी ऑर्बिटलों में लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। तो जब रिक्त ऑर्बिटल है लिगेंड दान किया तो यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्ड बनी, निकल गया। इसी से आप ये भी देख सकते हैं संकुल यौगिक कैसा बनता है, रिक्त डी ऑर्बिटल ये दान कर सकता है, आराम से जगह है, आइए ठहरिए जाइए। तो डी ऑर्बिटल यहाँ पर है तो ये संकुल यौगिक बना देगा। उत्प्रेरक की बात छूट गई बीच में। उत्प्रेरक ये होता क्या है, ये कहता है कि आइए इस प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉन रख करके बॉन्ड बनाइए और फिर से तुरंत अलग हो जाइए। डी ब्लॉक के तत्वों में यही खासियत है, ये समझ लीजिए कमरे किराए देता है बॉन्ड बनवाने के लिए। तो उत्प्रेरकीय गुण इस प्रकार से दिखाएगा। अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण क्या होता है, अंतराकाश थोड़ा बहुत ये समझ लीजिए, पहले एक पाठ हुआ करता था ठोस अवस्था नाम का, वहाँ का है, वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है इसको। मतलब जो बड़े बड़े परमाणु धातुएं होती हैं वो इसके कण मान लीजिए इस तरीके के हैं और ऐसे इस प्रकार से ये व्यवस्थित है। अब देखिए यहाँ पर कुछ जगह बच गई है, ये देखिए कुछ जगह है, रिक्तिका है, ये रिक्तिका भी कह सकते हैं, अंतराकाश भी कह सकते हैं, ये जो जगह बच गई। तो होता क्या है, डी ब्लॉक के तत्वों के कणों के मध्य जो थोड़ी थोड़ी जगह बच जाती है, इसमें अत्यंत छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इस तरीके के कण जो होते हैं वो दब जाते हैं बेचारे, इसी में फंस जाते हैं। तो जो नया कंपाउंड बनता है उसको कहा जाता है अंतराकाशी यौगिक। चूंकि ये सभी धातुएं हैं इसलिए इनमें अंतराकाश अत्यंत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, इसलिए ये यौगिक ज्यादातर क्या करते हैं, अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक उम्मीद है आप सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये जान लीजिए, इन्हीं गुणों को आप मजबूत कर लीजिए तो डी ब्लॉक का जो थ्योरेटिकल पार्ट है आपका वो अच्छे से हो जाएगा। अगला वीडियो हम लोग जो है लैंथेनाइट संकुचन या एक्टिनाइट संकुचन पे लेकर के आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए, जितना बताया है वीडियो पॉज करके कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा नोट जरूर करते रहिए।
जब भी पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए या किसी भी चैनल से पढ़िए, मेरे चैनल से पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए, आप कॉपी ले करके पढ़िए। ओरल पढ़ेंगे कि वीडियो देख रहे हैं मस्त इधर उधर, कुछ नहीं होने वाला। कॉपी ले करके पढ़िए, कुछ ना कुछ लिखिए जरूर उस पर। कहानी लिखने नहीं कह रहा हूँ, इससे संबंधित कुछ लिखिए जरूर। और एग्ज़ाम अगर आपका नज़दीक है, इतने टाइम एग्ज़ाम नज़दीक ही है, तो ये समझ लीजिए हमको नई चीज़ ज़्यादा नहीं पढ़नी है, जितना हमको मालूम है उतना ही करिए। जो आपके पास हथियार शस्त्र हैं उन्हीं को बढ़िया धार लगाइए, उन्हीं से अपनी बोर्ड परीक्षा में लेके जाइए। और बोर्ड परीक्षा की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। बेल आइकन भी दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।